हिंदी साहित्य में आप सुन रहे हैं श्री विमल मित्र का लिखा लघु उपन्यास एक और तरह का भाग 2। भाग 1 में आपने सुना समर विश्वास अपने जीवन की कहानी मिसेस दास को सुना रहा है। उसका विवाह कनकलता नाम की एक सुंदरी कन्या से हुआ। वो मिसेस दास को अपने बचपन, अपने परिवार तथा विवाह होने के बाद मिलन की प्रथम रात्रि में पत्नी कनक से जो बातें हुई वो सविस्तार उन्हें बता रहा है। मिलन की प्रथम रात्रि अभी बीती भी न थी कि उसके नौकर विदु ने उसको दरवाज़ा खटखटा के सूचना दी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। मिसेस दास बहुत उत्सुकता से पूछती हैं, फिर क्या हुआ? अब सुनिए आगे की कहानी। मिसेस दास ने पूछा था, उसके बाद? उसके बाद की घटना भी विस्तार पूर्वक बताई थी समर ने। बिना बताए कोई चारा ही नहीं था। इतने साल बाद किसी से मन की सारी बातें कहकर बड़ा हल्का अनुभव कर रहा था। जब अकेले सड़कों पर भटकते भटकते भी शांति नहीं मिलती थी मन को, ठीक उस समय मिसेस दास के साथ परिचय होना वरदान सा लगा था उसे। याद था उस रात फिर कनक से साक्षात नहीं हुआ था। सारा घर शोकाच्छन्न हो गया था। मृत्यु ने एक पल में सारे आनंद को ग्रस लिया था। सारा उत्सव जैसे किसी ने फूंक मारकर विषाद में परिणत कर दिया था। कहाँ रह गई नई बहू और किसकी सुहाग रात? फूलों की सेज सब पर जैसे जादू की छड़ी फेर दी थी किसी ने। खबर पाकर सुबह ही कनक के भाई आ पहुँचे थे। सब लोग शमशान गए हुए थे। वहाँ से लौटने में भी काफ़ी देर हो गई थी उस दिन। बरानगर के विशिष्ट व्यक्ति थे अधर विश्वास। खबर लगते ही सब फिर आ गए थे। पिछली रात जो बेटे के विवाह की दावत खाकर गए थे वही सुबह सहानुभूति जताने आए थे। कुछ लोग शमशान भी गए थे और कुछ बगीचे तक मुंह दिखाकर लौट गए थे। तब तक शामियाना बंधा था। बगीचे के कोने में जूठी पत्तलों पर चील कौवों का उत्पात चल रहा था। मधुसूदन सेन ने चुप खड़े रहकर सब कुछ देखा सुना। क्या हुआ था ये पूछा। दुख की रात भी बीत जाती है, लेकिन निस्तारणी ने उस दिन से दांत से तिनका भी नहीं पकड़ा। 1000 मिन्नतें करके भी उन्हें कुछ भी खिलाया पिलाया न जा सका। बालीगंज से छोटी देवरानी आकर जिठानी के सिरहाने बैठी रही। बहुत सांत्वना दी, समझाया बुझाया, पर व्यर्थ। बहू के भाई ने पास आकर बात उठाई। बोले, आपसे कहने का साहस तो नहीं हो रहा। घर पर ऐसी घोर विपदा का समय है, पर कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा। अगर कनक को 2-4 दिनों के लिए भेजने की अनुमति दे देती तो? निस्तारणी ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा मुँह से। मधुसूदन कहने लगे, मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रहा, पर हम लोग उसे जानते हैं ना, वो मुँह से कभी कुछ नहीं कहेगी। माँ बहुत दुखी हो रही हैं। उन्होंने कहलाया है कि अगर इस समय आप उसे उनके पास भेज देती। समर का अशौच चल रहा था। सफ़ेद थान के एक वस्त्र में शरीर लपेटकर घूमता, हाथ में आसन होता। अशौच अवस्था में पति पत्नी का एक कमरे में सोना निषिद्ध था। उतने बड़े मकान में कहाँ बहू रहती और कहाँ वो, पता ही नहीं चलता। और फिर काम भी बहुत था। नाते रिश्तेदार आते, कोई काम से तो कोई शोक प्रकट करने। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बातें करनी पड़ती। श्राद्ध का आयोजन भी उसे ही करना था और कोई तो था नहीं। चाचा ताऊ भी नहीं थे। कोई पास आकर खड़ा होने वाला नहीं था। निमंत्रण से लेकर तर्पण तक सब कुछ उसी का करणीय था। निस्तारणी ने तो उसी दिन से जो खाट पकड़ी थी तो उठी ही नहीं थी। मुंह में अन्न का दाना भी नहीं डाला था। बेटा पास जाकर पुकारता, माँ। वो सिर जरा सा उठाकर आंखें खोलती और फिर बंद कर लेती। वो फिर बुलाता, माँ। और निस्तारणी की आंखों से गंगा जमुना बह निकलती। लड़के को देखकर अपने को रोक नहीं पाती वो। कितनी साध थी उन्हें, कितने अरमान थे। लड़के का विवाह किया, सोचा था बहू का मुंह देखकर बाकी जीवन शांति से बिता देंगी। पति भी शायद ठीक हो जाएंगे, चल फिर सकेंगे, फिर से घर में रौनक हो जाएगी। नाती नातियों की किलकारियों से घर गूंज उठेगा। पति कभी कुछ कहते ही नहीं थे, सदा से गंभीर थे। लेकिन विश्वास घराने के सभी पुरुष गंभीर व कम बोलने वाले थे। ससुर भी ऐसे ही थे। आखिरी दिनों में उनकी जुबान बंद हो गई थी। मरते समय कुछ भी नहीं कह पाए थे। फिर तो धीरे धीरे घर खाली हो गया था। खाने को दौड़ता था। सोकर बैठकर लेटकर कैसे भी समय नहीं बीतता। पति उठकर खड़ाऊँ पहनकर खट खट करते हुए नीचे उतरते तो फिर नीरवता छा जाती। बस कबूतरों की गुटर गूं सुनाई देती रहती। और खोका सारे दिन जाने कहाँ रहता।
सोचा था बहू आएगी तो फिर सब जुड़ जाएंगे, सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी। माँ, ओ माँ। उसको उस हाल में देखकर दिल की पीड़ा उभर उठती। आंसू छुपाने को तकिए में मुंह छुपा लेती वो। एक दिन कनक के कमरे में जाने का मौका मिला समर को। नई बहू थी, शायद ठीक से सबको जान नहीं पाई थी। उसे देखते घूंघट निकाल लिया था। मैले कपड़े थे नई बहू के बदन पर। ससुराल आते ही अशौच का पालन करना पड़ा था। क्या कहे वो सोच ही नहीं पाया। कमरे में घुसते ही उसे देखकर भौचक रह गया था वो। जरा देर बाद बोला, भैया आए थे मिलने? कुछ नहीं बोली कनक। उत्तर की प्रतीक्षा की समर ने। कनक को इस हालत में देखने की कल्पना नहीं की थी उसने। कमरे की अलमारी के शीशे में उसका स्वयं का चेहरा भी प्रतिबिंबित हुआ तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो था। कैसा बदसूरत लग रहा था। इतने दिन अपनी ओर देखने का भी मौका नहीं मिला था। और कनक, सुहाग रात का वो उतना सा सानिध्य घनिष्ठ होने को आ ही रहा था। वो गहने, वो साड़ी, वो सुनहरी जरी के गोटे से बंधा जूड़ा, उसी की आशा की थी। क्या उसने आज भी? उस दिन तो कनक उस घर में नई बहू थी और आज जैसे वो पुरानी हो गई थी। पिछले 2-4 दिनों में ही पुरानी पड़ गई थी। क्यों हुआ ऐसा? किसकी वजह से हुआ? किसके अपराध से हुआ? समर के अपराध से? पर उसने तो कोई अपराध, कोई अन्याय नहीं किया था। कुछ देर दोनों आमने सामने चुप खड़े रहे। फिर समर बोला, भैया कह रहे थे यहाँ तुम्हें परेशानी हो रही है। इसके बाद क्या कहे समझ ही नहीं पाया था वो। सब जैसे गड़बड़ा गया था, पसीना छूट गया था। फिर कुछ सोच कर पूछा, तुम जाओगी वहाँ भैया के पास? अब तक कनक ने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला था। इस बार मुंह उठाकर कहा, हाँ। समर ने जैसे ठीक नहीं सुना। बोला, तुम सचमुच जाना चाहती हो? इसके उत्तर में कनक ने कुछ नहीं कहा। समर बोला, ये भी ठीक है, पिता तो मेरे मरे हैं, उसके लिए तुम क्यों व्यर्थ में कष्ट उठाओगी? पर एक बात पूछूं तुमसे कनक? सिर ऊंचा उठाया कनक ने। समर बोला, माँ की मंजूरी तो लेनी चाहिए। उस दिन से माँ ने कुछ भी नहीं खाया पिया। मेरी बात तो चलो छोड़ दो, पर समर ने सोचा था इस पर शायद वो कुछ कहेगी, पर कुछ भी नहीं कहा कनक ने। समर ने फिर कहा, मुझे बड़ा कष्ट होगा सच कनक। तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितना कष्ट होगा, हालांकि तुम्हारे साथ रहा ही कितना। फिर और निकट खिसक आया था वो और एकदम धीरे से पूछा था, अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें भी कष्ट होगा ना? क्यों? कनक ने फिर से सर झुका लिया। समर ने कहा, पता है कनक, मेरी बात का तुम विश्वास तो नहीं करोगी, पर पिछले 7 रातों से मैं सोया नहीं। दिन को भी आराम नहीं मिला। श्राद्ध की सूची बनानी पड़ती है रोज, परंतु रात को जैसे ही लेटता हूँ आंखें नींद से बंद होने लगती हैं कि तुम्हारी सूरत सामने आ जाती है और नींद उड़ जाती है। सारी रात जाग कर काट देता हूँ। बात कहकर जबरदस्ती हंसने का प्रयत्न किया समर ने। फिर बोला, और तुम तो आराम से खर्राटे भरती होगी, क्यों? कुछ नहीं बोली कनक, लेकिन समर को लगा जैसे कनक ने सिर हिलाया। फिर बोला, तुम भी नहीं सोती? क्यों ना कनक, तुम्हें भी नींद नहीं आती ना? कोई जवाब नहीं दिया कनक ने। समर ने आगे कहा, जानती हो कनक, शादी से पहले बड़ी फिक्र में पड़ गया था मैं। सोचता था जाने कैसी लड़की होगी, लेकिन शुभ दृष्टि के समय जब पहली बार तुम्हें देखा तो मन खुश हो गया। फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोला, अच्छा, शुभ दृष्टि के समय तो तुमने भी मुझे देखा था ना? तो मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगा था कनक, बताओ ना? कहते कहते और पास खिसक आया था समर। उसके पास आते ही कनक पीछे हट गई। समर ने फिर पूछा, बताओ ना, सच बड़ी इच्छा होती है जानने की, बताओ ना कनक। इतनी देर बाद कनक की जुबान खुली थी। बोली, छुओ मत मुझे, जानते नहीं ऐसे में नहीं छूते। एकदम से पीछे हट गया समर, संभाल लिया स्वयं को। बोला, जानता हूं कि नहीं छूते, लेकिन जाने कब ये अशौच खत्म होगा और कब तुम्हें छू पाऊंगा। फिर कुछ पल चुप रहकर बोला, पर तुम क्या सच में जाओगी? सचमुच तुम जाना चाहती हो? शायद यहाँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। माँ के पास जाकर थोड़ा आराम मिलेगा। भैया भी यही कह रहे थे, लेकिन पहले एक वादा करो। सिर उठाकर कनक ने समर की ओर देखा। वो बोला, वादा करो रोज एक चिट्ठी लिखोगी मुझे। फिर 2 पल रुक कर बोला, तुम्हारी चिट्ठी पाकर हो सकता है रात को नींद आ जाए, नहीं तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगेगा कनक। भले इन दिनों तुमसे मिलना नहीं होता, पर यह तो तसल्ली थी कि तुम घर में हो, एक छत के नीचे,
पर तब तब तुम्हारी चिट्ठी भी नहीं मिली तो दम घुटने लगेगा कनक। बहुत दुख होगा मुझे। बोलो, चिट्ठी डालोगी? बोलो ना। मुस्कुरा दी कनक। बोली, डालूंगी। डालोगी ना? देखो, अगर तुम्हारी चिट्ठी नहीं मिली तो तुम्हारे घर दौड़ आऊंगा। फिर ये मत कहना कि मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। दोष मत देना मुझे। उसी दिन मधुसूदन सिंह को खबर भिजवा दी गई। गाड़ी लेकर आ गए वो। कनक ने सास के कमरे में जाकर पैर छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, निस्तारिणी ने पांव खींच लिए। बोली, रहने दो बहू, ऐसे में पैर नहीं छूते। समर से मिलकर जाना भी जरूरी था। उसके कमरे में पहुंचते वो दोनों हाथ बढ़ाकर बाहों में भरने को जैसे ही आगे बढ़ा कि तिरछी नजर डालकर कनक बोली, छी। हड़बड़ा सा गया समर। कनक के सामने खुद को बड़ा बौना सा महसूस किया। इतना छोटा था वो, इतना भी संयम नहीं था उसमें, इतना सा आत्मसंवरण नहीं कर सकता था वो। कनक ने कहा, अच्छा चलूं? कनक की मुस्कुराहट देखकर सब कुछ भूल गया समर। मन का सारा विषाद धुल गया। बोला, तुमने वादा किया है, याद है ना? कनक बोली, इस समय ऐसी बातें नहीं करते, जानते नहीं? जानता हूं, लेकिन तुम्हें दूर भेजने में डर लगता है मुझे। कनक दरवाजे की ओर चली ही थी कि समर ने बुलाया। सुनो, एक बार और सुन जाओ कनक। पास आ गई कनक। बोली, क्या है? तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मुस्कुरा दी कनक, एक अभिनव मुस्कान, जैसे समर को पागल समझ रही हो। समर ने कहा, मैं सचमुच पागल हो गया हूं कनक। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर चली जा रही हो। कनक बोली, मैं तो लौट आऊंगी यहीं। पर समर को जैसे विश्वास नहीं हुआ। बोला, आ जाओगी ना? तुम इतना मत सोचो, मैं 2-4 दिन में ही आ जाऊंगी। फिर जाते जाते पीछे घूमकर बोली, प्रणाम नहीं करते ऐसे में, इसलिए नहीं किया, बुरा मत मानना। देखा, समर जहाँ का तहाँ अचल खड़ा था, मुंह गंभीर था। उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलूँ अब? कहकर पलटी और चली गई। नीचे भैया गाड़ी लिए खड़े थे। गले तक घूंघट निकाल कर जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। सामान पहले ही विधु ने गाड़ी में रख दिया था। गाड़ी स्टार्ट हुई और सर से तालाब के बगल से पीछे धूल का गुब्बार छोड़ती हुई चली गई। मिसेस दास ने पूछा, फिर उसके बाद? मिसेस दास के पास पहुंचकर समर जैसे जी उठा था। ऐसे कौन उसकी व्यथा समझ सकता था? कौन सहानुभूति दिखा सकता था? हालांकि मिसेस दास से उसका संपर्क ही क्या था, कुछ भी तो नहीं। बरानगर के विश्वास घराने का लड़का कहकर सम्मान जताने वाला कौन रह गया था? और विश्वास घराने का नाम ही कौन जानता था अब? पुराने 2-4 बुढ़े ठुड्डे रह गए थे बस उस जमाने के, जिन्हें मालूम था। और पुराने जमाने की बात भी कैसे कह दें? अधर विश्वास जब तक जीवित थे तब तक उसे मोटर चलाते देखकर लोग मरा हाथी 1.25 लाख का कहते थे, पर अब सब भूल भाल गए थे। उसके बाद वो मकान भी नहीं रहा और ना ही कभी वो बरानगर की तरफ गया। सुना था कि मकान के हिस्से हो गए थे, किराएदारों ने कब्जा कर लिया था। करते रहें उसकी बला से। खड़ा रहे या टूट फूट कर धूल में मिल जाए, उसे क्या करना। नीचे गिरते गिरते जिस दिन माधव सिकदार लेन के मेस में पहुंचा था, तब भी अपना परिचय नहीं दिया था उसने। ये नहीं बताया था कि वो विश्वास घराने के अधर विश्वास का लड़का था। कलकत्ते में रहने वाले सारे रिश्तेदारों से उसने संबंध विच्छिन्न कर लिए थे। किसी के सामने जाकर खड़ा नहीं हुआ था वो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था उसने। माँ का एक गहना बचा था, अंत में उसे भी बेचकर बदन के कपड़ों में निकल आया था वो। मेस में बनवाली बाबू ने बस इतना पूछा था, आपका नाम क्या है? उसने कहा था, समरचंद्र विश्वास। पिछले 50 सालों से बनवाली बाबू उस मेस में थे। मैनेजरी की नौकरी जीवन भर के लिए पक्की हो गई थी उनकी। जैसे स्वयं से कहा था उन्होंने, हम लोग जाने पहचाने लोगों के अलावा किसी को इस मेस में नहीं रखते। जैसा जमाना आ गया है उसमें हर एक का विश्वास तो नहीं किया जा सकता। पर आप कह रहे हैं कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, तो कुछ दिन रह लीजिए, लेकिन जगह ढूंढ लीजिएगा जल्दी, पहले ही कह दे रहा हूँ। परंतु ना तो कोई जगह ली गई और ना ही मेस बदला गया। परिचय बता देने पर सुविधा ही होती उसे, लोगों की सहानुभूति भी शायद मिल जाती, बेचारा शब्द भी नाम के साथ जुड़ जाता। किंतु वंश परिचय देने में भी उसे जैसे हीनता का बोध होता था। यद्यपि न जाने कितनी बार बरानगर मकान को देखने के लिए मन छटपटाता था। आखिर तो वहाँ जन्मा था, पला था, बड़ा हुआ था, इतनी उम्र गुजारी थी वहाँ।
तब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली थी उसे, तब तक सड़कों पर मारा मारा फिरता था वो। भूदर बाबू ने तो उसे पहले बुलाकर पास बैठाया था, कहा था, बैठो बैठो, तुम ही विश्वास घराने के लड़के हो। क्यों, हुआ क्या था? समर ने कहा था, पिताजी पर कर्ज बहुत था, हमें किसी को पता नहीं था। अभी उस दिन तो अधर विश्वास ने लड़के के विवाह में मोहल्ले भर के लोग बुलाए थे। कितने भाई बहन हो तुम लोग? मैं अकेला हूँ। ओह, तो तुम ही अकेले लड़के हो विश्वास महाशय के। अंत में तुम्हारी तकदीर में नौकरी करनी लिखी थी। नाम धाम सब छुपा जाने की इच्छा थी समर की, लेकिन भूदर बाबू दरख्वास्त देखकर सब जान गए थे। उसका मन वहां से भाग जाने को हुआ था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। भूदर बाबू कैशियर थे। तकदीर से उनके रिटायर होने में 4-5 महीने बाकी थे। बोले थे, और थोड़े दिन बाद आते तो मैं मिलता ही नहीं, फिर कौन नौकरी देता। हाँ, तो बाल बच्चों के साथ बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही होगी तुम्हें। बाल बच्चा नहीं हुआ। चलो बहुत बचे जो बाल बच्चा नहीं हुआ अब तक, पर तब भी 2 आदमियों का खर्च तो है इस जमाने में। खाने पहनने में क्या कम खर्च होता है? फिर मकान का किराया। मकान ले लिया ना? जी नहीं, मेस में हूँ अभी। और पत्नी को शायद बाप यहाँ भेज दिया है। ठीक ही किया, नौकरी मिल जाने पर ही मकान लेना उचित है। हाँ तो विश्वास महाशय, क्या कुछ भी नहीं छोड़ गए? समर ने कहा था, हाँ हाँ छोड़ गए थे। कितना रुपया छोड़ गए थे? उत्सुकता से भूदर बाबू ने पूछा था। 13 लाख का कर्ज छोड़ गए थे। चौंक पड़े थे भूदर बाबू। सर्वनाश, वो सारा कर्जा लड़के को चुकाना पड़ा था। ये सारी बातें किसी बाहर के आदमी को बताने को जी नहीं चाहता समर का। 13 लाख का देना, फिर अंत तक क्यों इतने नौकर चाकर, मुंशी गुमाश्ते, इतना खाना पीना आडंबर अनुष्ठान होता था, कौन जाने। इतने कर्जे के बाद भी क्यों गाड़ी खरीदी गई थी? क्यों कभी किसी को नहीं बताया? क्यों नहीं बताया उसे? नहीं तो वो इस तरह रुपया क्यों उड़ाता? भूषण की दुकान से 2 रुपए रोज के तो बीड़े आते थे। भूतो थैले भर भर कर मछली और साग भाजी लाता था, जबकि खाने वाले कितने थे। उसे भी तो दहेज में बहुत सा रुपया मिल सकता था। कितने चक्कर लगाते थे लोग, पर क्यों वो दहेज लेने के विरुद्ध थे, कौन जाने। लड़का नहीं बेचेंगे कहते थे। विश्वास घराना लड़का बेचने का कारोबार नहीं करता। बस लड़की सुंदरी रूप सी होनी चाहिए, अपूर्व रूप सी, बस यही एकमात्र शर्त थी उनकी। और कनक उनकी शर्त पर पूरी उतरी थी। मात्र कुछ घंटों का परिचय था उसके साथ, लेकिन क्या पागलपन था समर का। जाते समय कनक वापस आने का वादा कर गई थी। अपनी बात रखी थी उसने। पंडित ने कहा था श्राद्ध के अनुष्ठान में बहू को भी आना पड़ेगा, इसलिए श्राद्ध के दिन भैया ही ले आए थे उसे। तब तक पूरा घर पुनः उत्सव मुखर हो उठा। फिर से शामियाना लगा था, फिर से फर्द बनाकर लोगों को निमंत्रित किया गया था। बालीगंज से चाचा चाचियाँ भाई भतीजे सब आए थे। पूरी मिठाई की सुगंध से वातावरण महक रहा था। पंगत में मधुसूदन सेन के पास ही निताई हालदार बैठे थे। बोले, पहचाना? क्यों नहीं पहचानूंगा, देख लीजिए कैसा घर दिलवाया था, धूमधाम देख रहे हैं। केशव बाड़ुज्जे बोले, देख लीजिए कैसे घर आई है आपकी बहन, कितनी तरह के आइटम बने हैं। मिठाई खाइए, बरानगर की मिठाई खा ली तो जीवन भर भूल नहीं पाएंगे महाशय। खूब हंसी मजाक हुआ था। अंत में जब सब लोग विदा हो गए थे, तब भी मधुसूदन सेन बैठे रहे थे। समर के पास आते ही उन्होंने कहा था, तुम्हें ही ढूंढ रहा था समर, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या बात है भैया, कहिए। 1 मिनट को तो दुविधा में पड़ गए मधुसूदन बाबू, पर फिर कह ही डाला। बोले, तुम्हारी माँ कैसी हैं आज? बस वैसी ही हैं, अभी भी बिस्तर नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं भी एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। कैसी मुश्किल? परेशान हो उठा था समर। मधुसूदन बाबू ने कहा था, माँ की तबीयत भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी माँ जैसी ही हालत है। कल एकादशी थी, एक बूंद पानी नहीं पिया, उसी हालत में नल पर गई तो औंधे मुंह गिर पड़ी। चौंक उठा समर। बोला, सर्वनाश, फिर? तकदीर में जो लिखा था उसे कौन मिटा सकता है। बस सुबह ही ऑफिस की छुट्टी करके डॉक्टर लाया, दवा लाया, खिलाई, फिर उसी हालत में उन्हें छोड़कर कनक को लेकर यहाँ आया। यहाँ भी तो आना जरूरी था। बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी आप लोगों को, समर ने सहानुभूति जताई। मुसीबत खत्म कहाँ हुई अभी, माँ तो बिस्तर में ही है, पाँव की हड्डी टूट गई है, खिलाना पिलाना सब कुछ बिस्तर में ही करना पड़ेगा। फिर मेरा ऑफिस, रोज रोज तो घर नहीं बैठ सकता। समर ने कहा, हाँ
तब तो सचमुच आपको बड़ी असुविधा हो रही होगी। एक बात थी समर, कहकर गर्दन झुकाकर धीमे स्वर में मधुसूदन बाबू ने आगे पूरा किया। माँ ने तुमसे एक बात कहने को कहा था। क्या बात? कुछ दिनों के लिए कनक को ले जाता। फिर से चौंका समर, पर ऊपर से शांत बना रहा। मधुसूदन बाबू बोले, तुम्हारे यहाँ भी वही हालत है। मैं जानता हूँ उसे ले जाना उचित नहीं है, पर बुढ़ी औरत है, कैसे भी नहीं मानती। बोली, तू कह आ समर से, समर कोई नासमझ तो नहीं है। कुछ देर जाने क्या सोचा समर ने, लेकिन तय नहीं कर पाया कि क्या जवाब दे। विवाह के बाद ठीक से देखा तक नहीं, एक रात भी एक साथ एक कमरे में नहीं गुजारी। पिछले कुछ दिन हजारों कामों के बीच भी कनक को भूल नहीं पाया था वो। श्राद्ध के दिन सुबह से ही किसी भी गाड़ी के दरवाजे पर आकर खड़े होते ही उसके कान खड़े हो जाते। ये शायद चोर बागान से आई, पर नहीं, लोग आते जा रहे थे और सहानुभूति दिखाते जा रहे थे, लेकिन उसका मन तो कहीं और पड़ा हुआ था। जैसे चोर बागान की गाड़ी आई थी, वो उठकर खड़ा हुआ था। जाने कहाँ से विधु दौड़ा दौड़ा आया था और बोला था, दादा बाबू, चोर बागान से बहू जी आ गईं। खिड़की से ही देखा था समर ने। गाड़ी आकर पोर्च में खड़ी हो गई थी। कनक घूंघट निकाल कर गाड़ी से उतरी थी। पीछे मधुसूदन बाबू थे। विधु रास्ता दिखाकर कनक को अंदर ले गया था। मधुसूदन बाबू सीधे जहाँ कीर्तन हो रहा था चले गए थे। बोले थे, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बीच में एक बार आने को सोच रहा था, पर हमारे यहाँ भी एक दिन जरा झंझट हो गया था। इस तरह आओ भगत हुई थी। उस समय समर ने यह नहीं सोचा था कि कनक उसी रात चली जाएगी। वो तो यही समझे बैठा था कि रात को कनक से मिलना होगा, बहुत दिन बाद मिलना होगा। मिलने पर किस बात से शुरू करेगा? काम के बीच बीच दिन भर यही सोचता रहा था। 2-4 बार अंदर भी गया था। कनक माँ के कमरे में बैठी थी। वहाँ और भी बहुत सी औरतें थीं। कमरा भरा हुआ था। तब भी कनक को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई थी उसे। निस्तारणी लेटी हुई थी। लड़के की ओर देख कर भी नहीं देखा। समर ने पुकारा, माँ। निस्तारणी ने नजरें उठाईं। उसने कहा, चोर बागान के मधुसूदन बाबू कह रहे थे कि आज तुम्हारी बहू को ले जाएंगे। उसकी माँ के पाँव की हड्डी टूट गई है, नल पर गिर पड़ी थी। निस्तारणी ने नजरें घुमाकर कनक की ओर देखा। उसने गर्दन नीची कर ली। वो बोली, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है बेटा? अरे वाह, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा माँ? तुम्हारे हाँ कहे बिना जा सकती है क्या वो? तेरी क्या इच्छा है खोका? मेरी इच्छा क्या होती माँ? तुम्हारी बहू है, जो तुम कहोगी वही होगा। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा माँ? ये सुनते ही निस्तारणी की आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच, और कौन है उसका? कौन है उसे देखने वाला? अब तक तो वो थे तो अच्छा बुरा सब देखते थे, जो ठीक समझते थे करते थे, ना किसी से सलाह मांगते थे और ना किसी की सलाह मानते थे। वो स्वर्ग चले गए, अब वो हैं। खोका ही उसकी एकमात्र संतान है, एकमात्र भरोसा है। ऐसे बिस्तर से लगकर कैसे काम चलेगा? बोली, नहीं रे खोका, अब उठ जाऊंगी बेटा, ठीक हो जाऊंगी। समर बोला, माँ अब तुम जरा जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे भरोसा नहीं मिल रहा। मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा माँ। लड़के की बात सुनकर निस्तारणी का दिल बैठने लगता था। बस कहती, खोका। समर पास जाकर कहता, क्या माँ? वो कहती, जब तक वो थे बेफिक्र रही, कुछ नहीं देखा समझा। अब कहाँ क्या है, ये सब तुझे ही तो देखना पड़ेगा बेटा। पर समर को ही कहाँ पता था कुछ। कहाँ से रुपया आता था, कैसे खर्च होता था, क्या लेना था क्या देना था, कुछ भी तो नहीं जानता था। अब अचानक कैसे कर पाएगा? वो तो केवल मोटर लेकर घूमा था और ज़रूरत पड़ने पर माँ के सामने हाथ फैलाया था। निस्तारणी भी कभी रुपए देती और कभी कोई गहना निकाल कर दे देती। जब गहना देती तो समर अवाक रह जाता। मांगे रुपए और दे रही थी गहना। कहता, गहने का क्या करूँगा माँ? वो कहती, रुपए अभी हाथ में नहीं है, इसे बेच देना, रुपए मिल जाएंगे। समर तब भी हिचकिचाता। कहता, पर इसे बेचने की क्या ज़रूरत है माँ? तुम संदूक खोल कर रुपए निकाल दो ना। निस्तारणी कहती, अभी है नहीं मेरे पास, उनसे लेकर रखूँगी, अभी तू इससे काम चला ले। और इस तरह उसने कितने रुपए और कितने गहने माँ से लिए थे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं था। शाम बाजार के मोड़ पर एक सुनार की दुकान थी। जब तब उसके यहाँ जाकर गहना बेचता और रुपए ले लेता। कितने गहने थे माँ के पास, ख़त्म ही नहीं होते थे। लेकिन माँ के मरने पर संदूक खोला था तो स्तंभित रह गया था समर।
2-4 कान के बुंदे और अंगूठियां तथा 10-12 रुपए पड़े थे बस, और कुछ भी नहीं था। माँ की मृत्यु भी बड़े अस्वाभाविक ढंग से हुई थी। उस दिन भी लौटने में रात हो गई थी। ऐसे रात होना अस्वाभाविक भी नहीं था। घर लौटने को जी ही नहीं चाहता था समर का। क्या आकर्षण था घर में। रोज की तरह गाड़ी लेकर निकला था। सिनेमा देखकर निकला तो चोर बागान जाने की इच्छा उभरी मन में, लेकिन दबा लिया इच्छा को। क्यों जाए वो? कनक ने तो आने को लिखा नहीं, एक चिट्ठी तो डाल सकती थी वो। उस दिन समर ने उससे पूछा था। मिलना ही कितनी देर के लिए हुआ था। अपने कमरे में सिकुड़ी सिमटी खड़ी थी वो। माँ के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गई थी वो। माँ बेटे में बात हो रही थी और वो भी उसे लेकर, अतः वहाँ रहना उचित न समझकर उठाई थी। उसे पता था कि समर उससे मिलने जरूर आएगा। समर ने पूछा था, तुम शायद पहले से वापस जाना तय करके आई थी? अचानक ये प्रश्न सुनकर कनक घबरा गई थी। बोली थी, माँ गिर गई थी ना इसलिए। समर ने कहा था, ये मुझे भैया से पता चल गया है। कनक ने सफाई दी थी, माँ की उम्र हो गई है, जरा से में वो घबरा जाती हैं। यहाँ काम था इसलिए आना पड़ा। तो तुम काम था इसलिए आई थी, नहीं तो नहीं आती? गुस्सा हो गए? गुस्सा नहीं होऊंगा। वादा खिलाफी पर गुस्सा नहीं आएगा? मैंने क्या वादा खिलाफी की है? वादा नहीं किया था कि रोज एक चिट्ठी डालोगी? सर झुका लिया था कनक ने। जरा चुप रहकर बोली थी, मुझे बड़ी शर्म आती थी, सच कई बार सोचा लिखने को। मुझे चिट्ठी लिखने में भी तुम्हें शर्म आती है? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और मैं था कि रोज सुबह शाम डाकिये का रास्ता देखता था, उससे पूछता भी था रोज। इस पर कनक ने शिकायत की थी, तुम भी तो एक बार आ सकते थे। समर ने कहा था, मैं क्यों आता? तुम लोगों ने बुलाया था मुझे। और फिर तो क्या बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था? कभी तो आदमी की इच्छा देख आने की होती है कि दूसरा कैसा है। समर ने कहा था, जाने दो, आज जा रही हो तुम, नहीं तो इसका जवाब देता तुमको। उसने पूछा था, भैया नीचे खड़े हैं, मैं जाऊं? मुझे मालूम था तुम चली जाओगी। कैसे जाना? शरारत से कनक ने पूछा था। जब तुम गाड़ी से उतरी थी तो तुम्हारा सूटकेस वगैरह नहीं उतरा था, तभी समझ गया था कि तुम रहने नहीं आई थी। देखो, फिर गुस्सा कर रहे हो तुम। यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? सारा जिंदगी यहीं तो रहना है। बाप के घर तो लड़कियां बस शुरू शुरू में जाती हैं। एकदम से पिघल गया समर। बिल्कुल पास जाकर बाहों में ही भर लेता उसे कि तभी बाहर से विधु ने पुकारा था, दादा बाबू। क्या है विधु? तुरंत संभाल लिया था समर ने खुद को। क्या कह रहा है? बहू जी के भाई जल्दी मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं रात हो गई है। बस इतना ही, वही अंतिम बार था। इसके बाद कनक से मिलना नहीं हुआ था और शायद जीवन में कभी होगा भी नहीं। उसके बाद तो दुर्योग घिर आया था। माँ मर गई और चारों ओर से एक साथ जैसे सर पर गाज आग पड़ी थी। इतने कर्जे की बात सुनकर चक्कर में पड़ गया था वो। अब तक कुछ मालूम ही नहीं था, कल्पना भी नहीं थी। एक एक करके चिट्ठी आने लगी थी उसके नाम। मुकदमे चले, जीना दुश्वार हो गया था। भुवनेश्वर बाबू पारिवारिक वकील थे, उन्हीं की शरण में जाना पड़ा। पिता के जीवित रहते उन्हें कई बार घर पर आते देखा गया था। उन्होंने कहा था, करीब 100 मामलों का धक्का है। कागज पत्र सारे दिए उन्हें। 3 दिन 3 रात बराबर देखते रहने पर भी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे वो। कहा था, आखिरी दिनों में वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। समर ने कहा था, मुझसे तो कुछ कहते ही नहीं थे पिताजी, पर माँ को भी कुछ नहीं मालूम। भुवनेश्वर बाबू ने कहा था, चाय के बगीचे के 2 लाख के शेयर खरीदने के लिए मकान गिरवी रखा था, ये मुझे नहीं बताया था। वो सारा रुपया पानी में गया। फिर सूद के 50,000, ये सब उतरेगा कैसे? समर ने कहा था, बस पास में तो माँ के कुछ जेवर और गाड़ी है। कितने के जेवर होंगे? कितना तोला सोना होगा? सोने का भाव अच्छा है आजकल। फिर से कागज पत्र दलील दस्तावेज लेकर बैठे। दिन रात वकील और कचहरी। गाड़ी तभी बेच दी थी समर ने, फिर वही पहले की तरह पैदल चलने लगा था। निस्तारणी तब जिंदा थी, कहती, खोका। माँ को कुछ भी बताने में कष्ट होता था। क्या फ़ायदा था बताने में? कोई रास्ता तो निकाल नहीं पाएंगी वो ऐसे दिखाता जैसे कुछ भी ना हुआ हो, सब पहले की तरह चल रहा हो। निस्तारणी अपने कमरे में लेटी रहती और जाने कैसी एक बेचैनी का अनुभव करती। कहती, विधु कहाँ है रे खोका, देश गया है क्या? विधवा औरत थी, एक वक्त खाती थी,
वो भी न खाने के बराबर था। फिर पूछती वो, बहू कब आएगी बेटा? वो कहता, आएगी माँ, तुम्हारे बुलाते ही आ जाएगी। तेरी सास कैसी है, खबर मिली? अभी उनका पाँव ठीक नहीं हुआ है माँ। एक बार बहू को तो ले आ बेटा, बहुत दिनों से नहीं देखा उसे, बड़ा सूना सूना लगता है। विधु, बिंदु, भूतो सबके सब कहाँ चले गए? सचमुच सारा घर सूना हो गया था। बरानगर के सारे लोगों को पता चल गया था। भूषण की दुकान पर अड्डा जमता। ऑफिस जाते हुए निताई हालदार पान खरीदने रुकते। पान मुंह में भरकर चूने की डब्बी हाथ में लेकर बस में चढ़ते थे। आते ही कहते, पान दे भूषण। पान बनाते बनाते भूषण कहता, सुना निताई बाबू? क्या? विश्वासों का मकान बिक रहा है, मेरी दुकान से पान जाने बंद हो गए हैं। उछल पड़ते निताई हालदार, क्या कह रहा है? इश, मकान बिक रहा है? तो फिर क्या था, किसी के दिमाग में नहीं आता। सभी सिर खपाते। पुरानी बात याद आती सबको। क्या बोलबाला था विश्वास घराने का, कितना नाम था, अभी जैसे कल की बात हो। बरानगर के पुराने रहने वाले जानते थे। उन दिनों यही मकान पूरे मोहल्ले का केंद्र था। 12 महीने कोई ना कोई उत्सव अनुष्ठान चलता ही रहता था। वो मकान बिकेगा, ये तो सोचा भी नहीं जाता। लेकिन जो होना था वही हुआ। जिस दिन चेन कंपास लेकर इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर आए थे, घर के सामने लोगों की भीड़ लग गई थी। अब कोई संदेह नहीं रह गया था। निर्वाक साक्षी बने लोग खड़े रहे और नाप जोख होती रही। भुवनेश्वर बाबू दलील पत्र हाथ में लिए जाने क्या कर रहे थे। समर भी वहीं खड़ा था। खरीदार के आदमी भी साथ थे। सभी के चेहरे गंभीर थे। नाप जोख होती रही, मानो कोई भीषण विपर्य घटने वाला हो। उस दिन बनानगर के लोगों के मुंह में जैसे अन्न नहीं रुचा। उठते बैठते खाते पीते बस वही एक बात। भूषण जो मात्र पनवाड़ी था, वो भी दिन भर खिन्न बना रहा। पुराना ग्राहक आता तो कहता, सुना? ग्राहक कहता, हाँ सुना, यही तो नियम है, एक उठेगा और एक गिरेगा। सभी जैसे दार्शनिक हो गए थे। एक अनमयस्कता सी छा गई थी सबके दिल पर। सब इतने चिंतित हो उठे थे जैसे उन्हीं की परम क्षति होने जा रही हो। दोपहर के 12 बजे तक नाप जोख चली। फिर कब तक खड़ा रहा जा सकता था? लेकिन तब भी जैसे किसी को चैन नहीं था। सभी गौर से देख रहे थे, खोद खोद कर एक दूसरे से पूछ रहे थे। घर, बगीचा, तालाब सब नापा गया। फिर कागज पत्र देखे गए। फिर कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद हाथ में रुपए आएंगे तो कर्जा उतारा जाएगा। बाप का 13 लाख का कर्जा चुका देगा तब समर ऋण मुक्त होगा। परंतु उसके बाद? समर के मन में भी बस यही एक प्रश्न था कि उसके बाद, अर्थात निस्तारणी कहाँ जाएंगी? अधर विश्वास की विधवा पत्नी शैय्याशायी थी वो, उनका क्या होगा? इतना दुख भी तकदीर में होता है? उन्हें तो सब कुछ आंखों से देखना पड़ा। सब कुछ जान गई थी वो, उनकी क्या गति होगी? उनको भी तो अंत में ससुर का ठिया छोड़ना पड़ेगा। भूषण बोला था, उनकी तकदीर में ही इस उम्र में दुख भोगना लिखा था, और क्या। सारा जीवन तो कोई दुख देखा नहीं। लेकिन मकान बिक जाने पर वो लोग रहेंगे कहाँ? लड़के की तो ससुराल है, पर माँ, वो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी? वो तो लड़के की ससुराल में रहने को नहीं जा सकती। वो शायद अंतिम दिन था जब मधुसूदन बाबू इस घर में आए थे। आकर पूछा था, तो मकान बेच रहे हो समर? समर जरा अनमयस्क सा था उस समय। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा था। पिछले कुछ महीनों में जैसे सब कुछ उलट पुलट गया था। पिता मर गए, नया नया विवाह हुआ, पर कनक का ठीक से सानिध्य भी नहीं पा सका। फिर माँ बीमार पड़ गई और फिर अचानक इतने बड़े कर्जे का बोझ कंधों पर आ गया। मधुसूदन बाबू को देखकर जरा खिन्न हो गया था समर। कोई जवाब ना पाकर मधुसूदन बाबू ने कहा, तो बात सच है? समर ने कहा, कौन सी बात? ये मकान बेचने की खबर, 13 लाख के कर्जे की खबर? हाँ, सब सच है। सोचा है मकान बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा। भुवनेश्वर बाबू ने भी यही सलाह दी है, हमारे वकील हैं वो। ठगे से रह गए मधुसूदन बाबू। बोले, सुना है गाड़ी भी बेच दी है? हाँ, अब इस हालत में गाड़ी रखना उचित नहीं है। कितना रुपया मिलेगा मकान बेचकर? मधुसूदन बाबू ने पूछा। किसी तरह कर्जा निपट जाए तो सौभाग्य समझूंगा। तो फिर आगे के लिए क्या तय किया? कहाँ रहोगे और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगी? वही सोच रहा हूँ अब। कुछ निश्चय कर पाए? नहीं।
मधुसूदन बाबू ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद चले गए। पटसन के ऑफिस में बड़े बाबू थे। बहुत बड़ा कारोबार था, सत असत दोनों तरह का। जीवन में हार जाने वालों से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी। स्वयं जीत गए थे, इसलिए जीवन में पराजित लोगों के प्रति बहुत विराग था। उनके लिए तो मनुष्य वही था जो अपने पुरुषत्व के जोर से आगे बढ़े और 10 जनों पर हुकूमत करे, नहीं तो जीवित रहना ही अपराध था। परंतु समर की पराजय को उन्होंने अपनी पराजय समझा। इतनी खोज खबर लेकर देखभाल कर बहन की शादी की थी, पर अंत में ऐसा होगा कौन जानता था। गाड़ी तो नहीं रही, पर घर भी नहीं रहेगा। इससे तो किसी पेड़ पत्थर से ब्याह दी होती। अंत में वो दिन भी आ पहुंचा था, अवधारित दिन। उस दिन सुबह तक भी समर कोई जगह तय नहीं कर पाया था। सोचा था कह सुनकर और कुछ दिन इसी मकान में रहने की अनुमति मांग लेगा, जितने दिन माँ जीवित हैं। खरीदने वाले के पास नया नया पैसा आया था। मकान खरीद कर फ्लैटों में बदलने का इरादा था उनका। समर ने कहा, मेरी माँ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी, अधिक से अधिक 1 या 2 महीने अगर और रहने दें। भद्र व्यक्ति में वास्तव में दया माया थी। कहते ही राजी हो गए। बोले, मैं तो अभी मकान में हाथ नहीं लगा रहा, पूजा तक रह सकते हैं आप, पर उस समय खाली करना पड़ेगा। समर ने कहा था, बिल्कुल, अगर तब तक माँ जीवित रहीं तो कोई ना कोई व्यवस्था कर ही लूँगा। फिर पत्नी को भी तो लाना है, मकान तो ढूंढना ही पड़ेगा। परंतु अंतिम बात पूरी नहीं कर पाया समर। उसी रात निस्तारणी से धार गई। कनक के पास खबर भिजवाई थी उसने, परंतु शमशान जाने तक वहाँ से कोई खबर नहीं आई थी। जब अर्थी तैयार हो गई थी, सारा सामान आ गया था, बरानगर के 10-20 लोग भी इकट्ठे हो गए थे, उस समय भी समर ने विधु से पूछा था, क्यों रे, तेरी भाभी आ गई? निराश स्वर में विधु ने कहा था, नहीं दादा बाबू। शमशान से लौटते लौटते रात हो गई थी। रात को अच्छी तरह सो नहीं सका था। अगले दिन सुबह उठने पर भी समर ने सोचा था कि शायद कनक आ गई थी। माँ के मरने की खबर पाकर भी नहीं आई कनक। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस दास ने पूछा। उसके बाद? बताते बताते समर की आंखों से आंसू टपकने लगते और मिसेस दास अपनी सिल्क की साड़ी के पल्ले से उसकी आंख पोंछ देती। कहती, तुम्हारे लिए 1 कप कॉफ़ी और मंगवाऊं समर? समर कहता, नहीं। वो कहती, तो फिर 1 कप चाय ले लो। वो कहता, नहीं मिसेस दास, आप इतने मन से मेरी दुख की कहानी सुन रही हैं, यही बहुत है मेरे लिए। आपकी तुलना में क्या हूँ मैं? एक नगण्य मनुष्य, बस। वास्तव में मिसेस दास की तुलना में समर क्या था? एक सामान्य नगण्य क्लर्क। भूधर बाबू अधर विश्वास को जानते थे, इसलिए अपने ऑफिस में नौकरी दे दी थी। सरकारी ऑफिस था। भूधर बाबू हेड कैशियर थे। उन्होंने दया करके मित्र के लड़के को घुसा दिया था। धीरे धीरे सब भूल जाने की चेष्टा की थी समर ने। पुराने ऐश्वर्यमय दिनों की याद भी मन में रखने की कोशिश नहीं की उसने, और याद थी भी नहीं। सुबह 9 बजे खा पीकर ऑफिस जाता और शाम को 4:30 बजे ऑफिस से निकलता। तब एकमात्र विलास होता सड़कों पर घूमना, कभी मैदान में, कभी करजन पार्क में, कभी आउटरम घाट पर गंगा के किनारे किनारे। मिसेस दास ने पूछा, फिर कनक? समर ने कहा, वो फिर मेरे पास नहीं आई मिसेस दास। मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना गाड़ी है ना मकान, फिर भला वो क्यों मेरे पास आएगी? कौन होता हूँ मैं उसका? समर बार बार यही सोचता था, कनक उसकी क्या लगती है? कुछ भी तो नहीं। अंतिम बार की बात भी याद थी समर को। एक बार वहाँ गया था वो। फाटक की कुंडी खटकाते ही मधुसूदन बाबू निकल कर आए थे। पूछा था, कौन? अंधेरा घिर आया था, सड़क पर भीड़ बढ़ गई थी। गैस के क्षीण प्रकाश में मधुसूदन बाबू का चेहरा कैसा तो कठोर सा लगा था समर को। या गलती हुई थी उससे? मधुसूदन बाबू नहीं थे? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ पड़ी उन पर? मैं, समर ने कहा था। मैं कौन? ये कहकर सिर झुकाकर अच्छी तरह देखा था उन्होंने। समर बोला था, मैं समर। ओ, अचानक कैसे? इस घर का जमाई था वो, उसे भी कुछ सोच कर आना पड़ेगा। और कौन सा उद्देश्य हो सकता था भला उसका वहाँ आने का? तब भी उसने कहा, बहुत दिन हो गए थे मिले इसलिए। आगे की बात पूरी मधुसूदन बाबू ने कर दी थी। इसलिए मिलने चले आए? आजकल हो कहाँ? अभी तो माधव सिकदार लेन के एक मेस में आ गया हूँ। अब क्या करने का इरादा है? मधुसूदन बाबू का स्वर बड़ा तीखा सा लगा था, पर बोला था,
नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, तब मकान किराए पर ले लूँगा। फिर फिर कनक को हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। मकान लेते ही उसे ले जाऊँगा। ये सुनकर उनका चेहरा और सख्त हो गया था। गंभीर स्वर में कहा था, अपनी चिंता तुम खुद करो, कनक को उसमें अब मत घसीटो। उसने एकदम से कहा था, नहीं नहीं, उसे नहीं, बिल्कुल नहीं घसीटूंगा, पर उसके बारे में भी तो मुझे ही सोचना है, मेरे अलावा और। नहीं, तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा, अब उसके बारे में सोचने वाले लोग हैं। मतलब? अपने आप समर के मुंह से निकल गया था। उसकी पत्नी थी कनक, उसके अलावा उसकी चिंता कौन करेगा? विवाह के बाद पति के अलावा पत्नी की फिक्र और कौन करता है? मधुसूदन बाबू ने कहा था, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, अभी तुमसे बात करने का वक्त नहीं है, फिर किसी दिन आना, मतलब समझा दूंगा। पर शायद दरवाज़ा बंद करने जा रहे थे मधुसूदन बाबू। समर जल्दी से एक सीढ़ी चढ़कर बोला था, पर मैं कनक से एक बार मिलना चाहता हूँ। इस वक्त मिलना नहीं हो सकता। ठिठका रह गया था समर। पूछा था, क्यों? एकदम से जवाब नहीं दे पाए थे मधुसूदन बाबू। थूक निकल कर बोले थे, कनक के साथ तुम्हारा विवाह हुआ था, ये भूल जाओ तुम। कनक से भी भूल जाने को कह दिया है मैंने, और वो इस विवाह की बात भूल भी गई है। ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। अपनी बहन की मैं दूसरी शादी करूँगा। तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ वो जीवन नहीं बिता पाएगी। जरा सोचकर समर ने अनुनय भरे स्वर में कहा था, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, उसके मुंह से ये बात सुनना चाहता हूँ, बस। और मधुसूदन बाबू ने उसके मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। बस इतना कहा था, तुमसे तो बात करना भी पाप समझती है वो। उस अंधेरी गली में बंद दरवाजे के सामने खड़ा समर कुछ देर के लिए जैसे चेतनाहीन हो गया था, फिर सीधा मेस में चला आया था। उसके बाद कितने ही दिन बेचैनी में काटे थे। कई बार फिर से जाने का मन हुआ था वहाँ, पर मन को भरोसा नहीं हुआ था। फिर वहाँ के पते पर कई चिट्ठियाँ लिखी थी कनक को। लिखा था, कनक, तुम्हारे यहाँ आया था, अपने दुर्भाग्य के साथ तुम्हें जोड़ने नहीं, वरन तुम्हें पास लाकर अपना दुर्भाग्य भूलने के लिए आया था, परंतु तुमसे मिलने नहीं दिया गया। निरुपाय हूँ मैं, तुम्हारे बिना कैसे ये जीवन बिताऊं, ये तुम ही बता दो मुझे। इति तुम्हारा ही समर। इसी तरह कई चिट्ठियां लिखी थी समर ने, एक के बाद एक। दिन पर दिन, महीनों उत्तर की अपेक्षा की थी, पर उत्तर नहीं आया। अंत में एक चिट्ठी मधुसूदन बाबू की आई थी। उन्होंने लिखा था, कनक को बार बार चिट्ठी लिखकर परेशान मत करो उसे। मैं तुम्हें याद दिलाई देता हूँ कि कनक तुम्हारी कोई नहीं है। कनक ने सोच लिया है कि उसका ब्याह हुआ ही नहीं, वो अपने को कुमारी समझती है। अगर भविष्य में चिट्ठी न लिखो तो उसे खुशी होगी। इति मधुसूदन सेन। इसके बाद चिट्ठी लिखने या मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। समर वो सब भूल ही गया था। ऑफिस के काम में खुद को डुबो दिया था उसने। उसे ही अपना अवलंबन मान लिया था। उसके कंधों पर सारा बोझा डालकर भूधर बाबू रिटायर हो गए थे। अब वो उस ऑफिस का कर्ता धर्ता बन गया था। दायित्व मिलने से स्वयं को भूलने का मौका भी मिल गया था उसे। काम के माध्यम से उसने अपना अतीत जैसे धो पोंछ कर साफ कर दिया था। कैसे दिन बीत जाता पता ही नहीं चलता। कैसे वर्ष चक्र के आवर्तन में आयु का तिल तिल क्षय होता जा रहा था, स्वास्थ्य क्षीण होता जा रहा था, इसका हिसाब नहीं रखा था उसने, प्रयोजन ही नहीं समझा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे, और इसी तरह शायद माधव सिकदार लेन की उस मेस में सारा जीवन बीत जाता। वो भूल जाता कि कनक के साथ उसका विवाह हुआ था। बरानगर की भैरव मल्लिक लेन के विश्वास घराने में उसका जन्म हुआ था। इसी तरह सारा अपमान गले के नीचे उतार कर शायद एक और आदमी नीलकंठ बन जाता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अचानक बड़े अप्रत्याशित ढंग से मिसेस दास से परिचय हो गया था। मिसेस दास के घर आकर फिर से सब याद आ गया था। फिर से याद आ गया था कि उसे भी जिंदा रहने का अधिकार था। अगर वो सब न होता तो उसका जीवन भी उनके अनुरूप हो सकता था। कोई चैरिटी शो था, कहीं कुछ दुखी लोगों की सहायता के लिए हो रहा था, जिसके टिकटों की बहुत सी किताबें जगह जगह बेचने के लिए दी गई थीं। एक दिन ऑफिस के एक लड़के ने आकर कहा, मुझे मिसेस दास ने आपके पास भेजा है। कौन मिसेस दास? समर ऑफिस के काम में व्यस्त था। सिर उठाकर लड़के की ओर देखा। चुस्त स्मार्ट लड़का था, अवस्थापन्न व्यक्ति। वो बोला, मिसेस दास हमारी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया है।
मिसेस दास? दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी याद नहीं आया कि ये मिसेस दास कौन थी। मिसेस दास नाम की तो किसी महिला को नहीं जानता था। नारी के नाम पर तो बस एकमात्र कनक से ही थोड़ी पहचान हुई थी, वो भी बस कुछ दिनों की थी। फिर तो किसी लड़की की ओर उसने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। लड़का बोला, मिसेस दास ने कहा है कि आपको ये 1000 रुपये के टिकट बेचने हैं। 1000 रुपये के टिकट? आश्चर्य में पड़ गया था वो। 1000 रुपये के टिकट कैसे बेचेगा वो? किसको जानता था वो? कौन सुनेगा उसकी बात? लड़के ने कहा, मिसेस दास ने बहुत अनुरोध किया है आपसे। मुझसे? मुझे कैसे जानती हैं वो सबको जानती हैं और उन्हें भी सब जानते हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती। ये तो सब वो उन दुखियारों के लिए कर रही हैं जिन्हें खाने पहनने को नसीब नहीं होता। वो स्वयं 10,000 के टिकट बेच रही हैं। आप लोगों को तो इतने थोड़े से ही दिए हैं। इतना भी सहयोग नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत सी बातें कह गया लड़का। मिसेस दास के गुणों का धड़ाधड़ बखान कर गया। वो अपने तन, समय और अर्थ से देश के लिए जो कर रही हैं उससे कितना हो पाएगा? सब मिलकर प्रयत्न करें तभी कुछ हो सकता था, नहीं तो देश के हजारों लाखों बेघर नंगे भूखों को कौन देखेगा? मिसेस दास के अकेले करने से कितना होगा? टिकट की कॉपी छोड़कर उस दिन चला गया था वो लड़का। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी का उपन्यास एक और तरह का भाग 2। मिसेस दास से समर विश्वास का परिचय कैसे हुआ और कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, सुनिए अगले एवं अंतिम भाग 3 में।